नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगी या फिर आप लोगों ने इससे मिलती जुलती कुछ कहानी कभी ना कभी सुनी होगी। आज की ये कहानी यूपी के एक छोटे से गांव की है और ये कहानी है गौतम की। गौतम जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था और गौतम के कंधे पर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी। पढ़ाई लिखाई करवा सके इतनी तो उसकी कमाई नहीं थी। बस किसी तरह घर का खर्चा चलाना और घर वालों की बाकी ज़रूरतें, मतलब खान पान, पहनावा, इन चीज़ों की पूर्ति भी वो ढंग से नहीं कर पाता था, क्योंकि गांव भी काफ़ी छोटा था और वहाँ पर कमाई के जरिए भी काफ़ी कम थे। उनसे भी पैसे ना के बराबर ही मिलते थे। उसका काम रोज वाला होता था, मतलब रोज़ाना का काम, जिन कामों को आपको कभी मिला और कभी नहीं मिला। इस वजह से उसके घर पर कभी चूल्हा जल पाता था, कभी नहीं जल पाता था। माता पिता की उम्र काफ़ी होने की वजह से वो काम करने में सक्षम नहीं थे। पिता के पैरों में भी काफ़ी तकलीफ रहा करती थी, जिससे उनको चलने फिरने में भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से पिता ने काम तो कई सालों पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन माँ जैसे तैसे गांव में थोड़ा बहुत घूमकर गाय के गोबर इकट्ठे करके थोड़े बहुत उपले बना लिया करती थी और उन उपलों को जितना होता उतना बेचकर जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते या उन पैसों के बदले में किसी के घर से कभी थोड़ा अनाज मिल जाया करता तो उनके खाने पीने में मदद हो जाया करती थी। खाना चूल्हा पर ही बनता था और चूल्हे के लिए लकड़ी हमेशा जंगलों में जाकर इकट्ठा कर कर लाना पड़ता, या कभी कभी नौबत ये भी आ जाती कि जंगल में लकड़ियां नहीं मिलती। उस वजह से अनाज रहने पर भी उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। आज भी वही दिन था। घर में अनाज तो थोड़ा बहुत था, लेकिन चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां बिल्कुल नहीं थी और माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। पिता तो वैसे भी नहीं चल सकते थे, तो आज गौतम को जंगल से जाकर लकड़ी लेकर आना था। गौतम लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल में काफ़ी अंदर तक गया, लेकिन उसे लकड़ियां मिल ही नहीं रही थीं। इस वजह से वो जंगल के और अंदर जाता चला गया और अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी और वो आवाज़ उसको ही पुकार रही थी। गौतम ने इधर उधर पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इतने अंदर आने के बाद गौतम को थोड़ी बहुत लकड़ियाँ अब मिल चुकी थी। गौतम वो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर के लिए वापस जाने को मुड़ा ही था। अचानक से वो आवाज़ बिल्कुल साफ साफ उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो पेड़ की आड़ से एक लड़की छुपकर उसे देख रही थी। गौतम ने उस लड़की को देखा और उसे आवाज़ देकर बाहर आने के लिए कहा। वो लड़की पेड़ की आड़ से डर डर कर बाहर निकली और उसने कहा, मैं यहाँ पर भटक गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर जाने का, आप मुझे यहाँ से लेकर चलेंगे क्या? गौतम के दिमाग से ये बात निकल गई कि उस लड़की को उसका नाम कैसे पता है। गौतम ने कहा, हाँ हाँ चलिए, मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, और वो उस लड़की को अपने साथ लेकर जंगल से बाहर निकलने लगा। रास्ते में दोनों में काफ़ी सारी बातें हो रही थी, जिसमें गौतम ने पूछा, आप जंगल के इतने अंदर तक आई क्यों? तो उस लड़की ने भी गौतम वाला ही जवाब दिया कि वो लकड़ियाँ चुनने आई थी, लेकिन उसे लकड़ियाँ ना मिलने की वजह से वो जंगल में काफ़ी अंदर तक आ गई और अब वो रास्ता भटक गई है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा।
गौतम को भी ये बात बिल्कुल सही लगी और जंगल से बाहर निकलते वक्त उन दोनों के बीच में इस तरह से बातें होने लगी जैसे लग रहा था दोनों एक दूसरे को पता नहीं कब से जानते हैं। गौतम ने उस लड़की का नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम चंपा बताया और गौतम ने ये पूछा कि वो उस गांव में कहाँ रहती है। उसने उस गांव का आखिरी घर बताया जहाँ पे वो रहती है, लेकिन वो अकेली रहती है क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु 1 साल पहले ही हो चुकी है। तब से उसने अकेले रहकर जो जो तकलीफ़ें झेली थी उन सारी तकलीफ़ों के बारे में वो गौतम को बताने लगी। गौतम को उसकी बातें सुनकर उस पर काफ़ी दया आ रही थी और गौतम के मन में ये ख्याल आ रहा था कि वो उस लड़की को अपने घर पर रहने के लिए बोल दे, लेकिन उसे अपने घर की माली हालत पता थी, इसलिए उसने ऐसा कुछ भी कहना अभी बिल्कुल उचित नहीं समझा। बातों बातों में उस लड़की ने ही गौतम को ये कहा कि आप मुझे इस गांव के सबसे अच्छे इंसान लगे। मैं आज तक जितने लोगों से मिली हूँ सारे लोग मुझे देखकर बस बुरी नज़र ही डालते हैं मुझ पर। क्या मैं आपके साथ आपके घर पर रह सकती हूँ? मुझे पता है आपके भी घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपके घर के सारे काम कर दिया करूँगी। मैं आपके माता पिता की सेवा भी कर दिया करूँगी। बस आप मुझे घर में कहीं एक कोने में पड़े रहने की जगह दे दीजिए कृपया। उस लड़की चंपा ने तो गौतम के मन की बात छीन ली थी। गौतम ने भी तुरंत उसे हाँ कह दिया और उसने कहा, तुम मेरे साथ अभी ही मेरे घर पर चलो। और घर वालों को जाकर गौतम ने सारी बातें बता दी। उसके माता पिता भी बिल्कुल उसी की तरह भावुक दिल वाले इंसान थे। उन सब ने तुरंत ही चंपा को अपना लिया, लेकिन उन्होंने कहा, इस तरह से तुम जवान लड़की को अपने घर में अगर रखोगे तो गांव वाले तुम्हें और इसे लेकर काफ़ी बातें बनाएंगे। इससे तो अच्छा ये है कि चंपा का भी कोई अपना नहीं है, तो क्यों ना तुम इससे शादी कर लो और इससे शादी करके इसे बाकायदे अपने घर की बहू हम बनाकर यहाँ पर लाएं। ये बात सुनकर चंपा शर्माने लगी। इसका मतलब माता पिता ने हाँ ही निकाला। फिर भी ये बात गौतम ने चंपा से पूछी और चंपा ने तुरंत बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया। उन दोनों की शादी मंदिर में करवा दी गई और उन लोगों ने बाकी कोई खर्चा नहीं किया क्योंकि उनके लिए ये ऐसी हालत में संभव नहीं था। लेकिन घर की बहू की मुंह दिखाई की रस्म तो करनी ही थी और गांव वालों को बुलावा भेज दिया गया। गांव वाले भी गौतम और उसके परिवार से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं रखते थे क्योंकि गौतम के परिवार की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और जैसा कि शहरों में होता है वैसा ही गांव में भी होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो लोग आपके साथ उठना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। फिर भी गांव वालों को ये देखना था कि ऐसे गरीब के घर में कौन सी लड़की आई है। और जब गांव वालों ने चंपा को देखा तो सबके होश उड़ गए थे क्योंकि चंपा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। ऐसी लड़की जो शायद आसपास के किसी भी गांव में किसी ने नहीं देखी होगी। उस लड़की की खूबसूरती का बखान लफ्ज़ों में करना नामुमकिन सा था। सब अब चंपा को देखकर बातें बनाने लगे कि ऐसी लड़की इसको कैसे मिल गई। लेकिन कोई बात नहीं, ले तो आया है, रखेगा कहाँ और खिलाएगा क्या। हम भी देखेंगे ये शादी ऐसे कितने दिन टिकने वाली है। और गांव वाले अपनी बातें करके वहाँ से चले गए। अब धीरे धीरे चंपा उस घर में रहकर सबकी सेवा देखभाल एक आदर्श बहू की तरह करने लगी। वो अपनी ननद से भी काफ़ी घुल मिल गई थी। मुश्किल से 2 महीने ही निकले होंगे गौतम और चंपा की शादी को। अचानक गौतम के पिता का देहांत हो गया और उनके जाने के बाद माँ काफ़ी सदमे में
और दुख में रहने लगी, क्योंकि उनका जीवन साथी उनका साथ छोड़कर जा चुका था। उन्हें काफ़ी अकेला महसूस होता था और उनके पति की मृत्यु के 1 महीने बाद ही गौतम की माँ की भी मृत्यु हो गई। अब घर में सिर्फ चंपा, गौतम और उसकी छोटी बहन ही बचे थे। खाने पीने और बाकी चीज़ों की परेशानी धीरे धीरे अब हल हो चुकी थी और मुश्किल से 6 महीने बीतने के बाद ही चंपा गर्भवती हो गई। वो माँ बनने वाली थी। इस बात से गौतम खुश तो था लेकिन चिंतित भी था कि घर के ऐसे माहौल में वो बच्चे को कैसे पालेंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे उन्हें। लेकिन चंपा इस बात से काफ़ी खुश थी और उसका यही कहना था कि बच्चा अपनी किस्मत खुद ही लेकर आता है। ये बात सुनकर गौतम को भी कहीं ना कहीं थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद चंपा ठीक ही कह रही है। कुछ समय में हालत शायद और सुधर जाए। धीरे धीरे उसके 9 महीने बीतने लगे और एक दिन उसने बहुत ही खूबसूरत एक लड़के को जन्म दिया। उस लड़के के जन्म के बाद चंपा का व्यवहार अब काफ़ी बदल चुका था। चंपा पहले से ज़्यादा अजीब सा व्यवहार लोगों से करने लगी थी। वो अब किसी से भी बात ज़्यादा नहीं करती थी। वो ज़्यादातर अपने बच्चे में ही व्यस्त रहा करती थी। ना तो वो अपने पति पर कोई ध्यान देती और ना ही अपनी ननद पर कोई ध्यान दिया करती थी। उसका सारा समय सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के साथ बीत रहा था। बच्चे के पैदा हुए मुश्किल से 1 हफ्ता ही बीता होगा कि अचानक गौतम के घर से उनका बच्चा गायब हो चुका था। सुबह उठकर पूरे घर में हड़कंप मच चुका था, लेकिन बच्चे का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। चंपा का रोना धोना जारी था, लेकिन अब गौतम अपने बच्चे को ढूंढकर थक चुका था। बच्चा कहीं भी नहीं मिल रहा था, लेकिन चंपा रो रही थी, दुखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसके शरीर पर एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी और चंपा को देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता था कि वो ऐसी बदहाली की जिंदगी जी रही हो या फिर उसे किसी बात का कोई दुख या तकलीफ हो। फिर कुछ महीने बीते, चंपा वापस से गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद उसे फिर से एक बेटा पैदा हुआ और बेटा पैदा होने के बाद उसका व्यवहार फिर से पहले की ही तरह हो गया। वो किसी को भी अपने बच्चे को ना तो हाथ लगाने देती और ना ही घर के कोई और काम करती थी। और अचानक 1 हफ्ता बीतने से पहले एक दिन चंपा की ननद ने देखा कि चंपा रात में कहीं अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। उसने अपनी भाभी को कई बार आवाज़ दी, लेकिन जैसे चंपा ने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। वो आगे बढ़ती जा रही थी और उसकी कमर से लंबी चोटी लहराती हिलती हुई अजीब सी हरकतें कर रही थी, जैसे कि उसके चोटी में अलग से जान हो। ये सब देखकर चंपा की ननद काफ़ी डर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी भाभी का पीछा किए जा रही थी और जंगल में उसने कुछ ऐसा नज़ारा देखा जिससे कि वो डर कर काँप गई। और अगली सुबह जब गौतम की आँख खुली तो उसने देखा फिर से उसका बच्चा उस घर में नहीं था। चंपा फिर से वैसे ही रो रही थी, बिलख रही थी, छटपटा रही थी। गौतम ने फिर से अपने बच्चे को पूरे गांव में ढूंढ मारा, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। उसका पता कहीं भी नहीं चल रहा था। गौतम को अब ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि ऐसा उसके परिवार में उसके बच्चे के ही साथ क्यों हो रहा है। उसकी बहन एक कोने में डर कर दुबक कर बैठी हुई थी।
वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन गौतम का ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने में था। इसलिए गौतम ने अपनी बहन पर उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे और बच्चे का कहीं कुछ पता नहीं चला। 4 महीने बीत चुके थे और चंपा एक बार फिर से अब गर्भवती थी। इस बार गौतम को पहले से ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके ज़िंदगी में फिर से वही एक चीज़ दोहराई जाए। इसलिए उसने चंपा को अपना गर्भपात करने के लिए भी कहा, लेकिन चंपा उसकी किसी बात को सुनने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार थी और उसने कहा, जो भी होगा वो मैं देख लूँगी। इस बार आपको मेरे बच्चे की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चंपा के ननद की आवाज़ जा चुकी थी। वो अब अपने बोलने की शक्ति खो चुकी थी। धीरे धीरे इस बार फिर से 9 महीने निकल गए और ये 9 महीने बीतने के बाद चंपा ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसका बेटा बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बच्चा था, क्योंकि चंपा पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त, हिष्ट-पुष्ट और स्वास्थ्य में अच्छी हो गई थी। ये कैसे हो रहा था, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। अब जब तीसरे बेटे का जन्म हो चुका था, गौतम के डर की सीमा नहीं थी। वो रात रात भर जागकर अपने बेटे की देखभाल किया करता था। रात भर अपने बच्चे के पास ही रहा करता था। 1 हफ्ता होने ही वाला था। अचानक एक दिन गौतम ने देखा कि आज रात उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर जंगल में जा रही है। उसने अपनी पत्नी का पीछा करना शुरू किया और वो जंगल के काफ़ी अंदर जाकर वहाँ पर अपने बच्चे को ज़मीन पे लेटाकर सामने बैठ गई। वो कोई क्रिया कर रही थी। ये बात गौतम को साफ साफ समझ में आ रहा था, क्योंकि चंपा मंत्रों का जाप बहुत उच्च स्वर में कर रही थी। क्योंकि वो जंगल था और वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता, इस वजह से उस आवाज़ से पूरा जंगल गूंज रहा था और कोई वो आम मंत्र नहीं थे। ये बात गौतम को समझ में आ रही थी। गौतम बस पेड़ की आड़ में छुपकर ये देख रहा था कि वो कर क्या रही है। अचानक से वो जो चीज़ें चाहती वो हाथ घुमाती और सारी चीज़ें वहाँ पर हाजिर हो जाया करती थी। आज चंपा की ये अपने तीसरे बेटे की बलि थी, क्योंकि चंपा एक डायन थी। डायन की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा तब बढ़ती हैं जब वो अपने बच्चे की बलि दे या फिर अपने किसी प्रिय की बलि दे। तो चंपा ने अपने पति को ना मारकर उससे पैदा हुए बच्चों की बलि देना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि उसे चीर यौवन, खूबसूरती, अच्छा स्वास्थ्य और सब कुछ, बहुत सारी असीम शक्तियाँ प्राप्त हो रही थी, जो कि वो 2 बच्चे को मारकर प्राप्त कर चुकी थी। ये सारी चीज़ें गौतम को देखकर अब समझ में आने लगी। गौतम जानता था कि वो अगर उस समय उसके सामने भी गया तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो ये करना चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ उसकी पत्नी का नहीं, उसका भी बच्चा था। आखिरकार वो पेड़ की आड़ से बाहर आया और चंपा को जवाब देने के लिए कहने लगा। उसने कहा, हमारे बाकी के बच्चे भी तुमने ही मारे हैं ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर चंपा ने अपनी असलियत बताई। उसने कहा कि मेरा तुमसे शादी करने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि मैं तुमसे जो बच्चे पैदा करूंगी, मैं उन बच्चों की बलि देकर खुद के लिए असीम शक्तियां प्राप्त करूंगी और मैं डायन साम्राज्य की रानी बन जाऊंगी।
2 बच्चों की बलि हो चुकी है, अब बस 3 और बाकी हैं। मुझे ये कर देने दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को मार डालूँगी, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे माता पिता को भी मारा है। उनको मेरी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उनका मरना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। ये बात सुनकर अब गौतम के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। अभी तक तो वो सिर्फ ये सोच रहा था कि उसके बच्चों की ही बलि दी गई, लेकिन यहाँ तो उसके माता पिता की भी बलि दी जा चुकी थी। अब वो किसी भी हालत में अपने बच्चे को मरने नहीं दे सकता था। वो अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन आप किसी भी ऐसी शक्ति से कैसे दूर भाग सकते हैं। थोड़ी ही देर में वो घूम फिर कर फिर से उसी जगह पर चंपा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ये कोशिश करीब करीब 20 बार की। अब वो थक चुका था। आखिरकार चंपा ने अपना बच्चा उसके हाथ से छीन लिया और गौतम को वहीं अपनी शक्तियों से ऐसे बांध दिया जिससे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। देखते ही देखते गौतम के आंखों के सामने उसके तीसरे बच्चे की भी बलि चंपा ने चढ़ा दी और उसने ये कहा कि मुझे अभी भी तुम्हारे साथ ही रहना है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ के ही 2 बच्चे और चाहिए। अगर तुम चुपचाप मुझे अपने साथ रहने दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को मार डालूंगी। ये बात जानकर गौतम अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए गौतम ने चुपचाप चंपा को अपने साथ अपने घर पर रहने दिया। उसने एक बार बीच में ये कोशिश भी की कि वो वहाँ के पंडित जी को ये बातें बताकर उनसे मदद मांग ले, लेकिन पंडित जी उसकी कोई मदद करते उससे पहले ही पंडित जी की भी मृत्यु हो चुकी थी। और चंपा ने सामने से एक आखिरी चेतावनी गौतम को देते हुए कहा, अब अगर इसके बाद तुमने किसी और से भी मदद मांगने की कोशिश की तो उसकी भी हालत यही होगी। अब गौतम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और मुश्किल से 2 साल और वो वहाँ पर रुकी। उसने 2 और बच्चों को जन्म दिया और उन दोनों बच्चों की भी बलि देने के बाद वो गौतम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन उसके बाद गौतम और उसकी बहन की ज़िंदगी बची नहीं, बल्कि और ज़्यादा बर्बाद हो गई, क्योंकि उसके जाने के बाद गौतम अब चलने फिरने के लायक नहीं बचा था और धीरे धीरे भूखमरी के वजह से वो और उसकी बहन दोनों की भी मृत्यु हो गई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारी इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।